नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात कोरोना की ही करेंगे। इस संकट काल, संक्रमण काल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। हम लगातार न्यूज़ 24 पर पिछले 2.5 महीने से आपसे जुड़े सरोकारों की बात करते हैं। जान की भी, जहान की भी, इलाज की भी और साथ ही साथ आपके रोजगार की भी, आपकी आजीविका, आपके खर्च, आपकी आमदनी की भी, किसानों की, मजदूरों की हम लगातार बात करते हैं। लेकिन आज कल की तरह मैं फिर से इलाज की बात करूंगा। 2.5 लाख से ऊपर कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कहने वाले कह रहे हैं कि हम कोरोना का जो ग्राफ है उसे समतल, उसे फ्लैट नहीं कर पाए, लेकिन अपनी जीडीपी, अपनी विकास दर को हमने फ्लैट कर दिया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना के खिलाफ, उसमें अस्पतालों की अहम भूमिका है। और कल भी और आज भी फिर से मैं और न्यूज़ 24 हम डॉक्टरों को, नर्सेज को, मेडिकल अटेंडेंट्स को सलाम करते हैं। वो सही मायने में इस लड़ाई के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। तो आज और कल की तरह अगर मैं व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं, मैं डॉक्टरों पर कतई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाना जरूरी हो गया है। क्योंकि दावे तो यह किए जा रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, देश सोशल डिस्टेंसिंग मान रहा है, घर में बैठा रहा, घर की लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघा, लेकिन जिसे संक्रमण हो गया, क्या उसका इलाज हो पा रहा है? क्या अस्पतालों में टेस्टिंग हो रही है? क्या उन्हें भर्ती किया जा रहा है? क्या आपको लक्षण हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो आपको आसानी से अस्पताल में बेड मिल जाएगा क्या? या आपसे 8-8 लाख रुपए, कल मैंने 5 लाख की बात की थी, आज मैं एक मुख्यमंत्री का बयान सुनवाने वाला हूं। 8-8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं कि 8 लाख रुपए दो तो आपको बिस्तर देंगे। और ऐसा नहीं है कि बिस्तर की कोई कमी है। मैं दिल्ली और मुंबई के आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं। बिस्तर हैं, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों ऐसे केसेस हमारे सामने अब आ रहे हैं। हमें जानकारी मिल रही है कि अस्पताल सीधा मना कर देते हैं या बहाना बना देते हैं कि आपको तो जी बुखार है, अभी आप टेस्ट कराइए, या हमारे पास बिस्तर ही नहीं है, बेड नहीं है, कहीं और जाकर देख लीजिए। तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल से चौथे अस्पताल आदमी चक्कर काट रहा है। घन चक्कर बन गया है अस्पतालों के, चक्कर काट काट कर। और सरकारी अस्पतालों की भी मैं पोल खोलने वाला हूं। जो कहा जा रहा है ना कि कोविड सेंटर बना दिए, तमाम व्यवस्थाएं हैं, ना खाने की, ना पीने की, और गंदगी की तो बात ही मत कीजिए। डॉक्टर, नर्सेज तक दिखाई नहीं देते, कमरों में बिना पंखे, बिना किसी सुविधा के मरीज वहां पड़े हुए हैं। मैं पड़े हुए शब्द जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। और जहां पर टेस्टिंग की बात आती है तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग ना की जाए। मैंने कल दिल का दौरा किसी को पड़ जाए, उसकी टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, यह आपको बताया था। आज मैं कैंसर पेशेंट्स की भी बात करने वाला हूं। यह हमारी व्यवस्था की सड़ांध है, इसे उजागर करना जरूरी है। कर्ता धर्ताओं की आंखें खोलना जरूरी है। आपको एक मुख्यमंत्री का पहले बयान सुनवा रहा हूं, सुनिए। पहली बार एक ऐप में हमने बता दिया कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं। इससे इन लोगों की, जो कुछ अस्पताल, जो बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल सही हैं, कुछ अस्पताल हैं जो बदमाशी करना चाहते थे, उनकी बदमाशी खत्म हो गई है, उनकी ब्लैक खत्म हो गई है। पहले ही अस्पताल क्या करते थे, आप जाइए उनके पास, वो कहते थे बेड नहीं है, फिर जब आप गिड़गिड़ाते थे वो कहते थे 8 लाख रुपए रख दे। तो 8 लाख रुपए रख दे तो आपका इलाज हो जाएगा। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मैं अखिल भारतीय स्तर पर बात कर रहा हूं। सब जगह अस्पतालों का यही हाल है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना ने अस्पतालों की पोल खोल दी है, और क्या आपके कोरोना मरीज को अस्पताल में जगह मिली? ये अहम सवाल है। और इस सवाल पर अगर आप अपनी राय हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है
66524248। ये नोएडा का नंबर है। नोएडा में है तो कोई आपको एसटीडी कोड लगाने की जरूरत नहीं। नोएडा से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 0120 लगाइए और 6652428 पर कॉल कीजिए। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा, उनके विधायक, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा मेरे साथ हैं, और डॉक्टर के अग्रवाल, जाने माने डॉक्टर हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और मैं सिलसिलेवार तरीके से 5-6 पॉइंट्स उठाने वाला हूं कि अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रही, भर्ती हो रही है तो पैसे मांगे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 8 लाख कि 8 लाख रख दो तब आपको बेड मिलेगा। टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? ये आईसीएमआर की 3 जून की गाइडलाइंस हैं क्या? और मैंने कल दिल का दौरा पड़ने वाले केसेस की बात की थी, आज मैं कैंसर केसेस की बात करूंगा। डॉक्टर के अग्रवाल इस पर जानकारी देंगे। लेकिन मैंने फोन लाइन खोल दी है और मेरे साथ आलम जुड़ गए हैं। आलम की मां की, अम्मी की कल तबीयत बिगड़ गई। आलम, क्या हुआ आपके साथ? संदीप जी नमस्कार। मेरे 4 तारीख को अम्मी की हमारी तबीयत खराब हुई। हम पूरा ट्राई किए पहले कि कोई हमारे यहाँ के सैंपल ले ले, डॉक्टर लाल पैथ या जितने भी थे एक सेतु ऐप से रिक्वेस्ट की, कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मम्मी की मेरी सांस जब थोड़ा सा बढ़ने लगी फिर मैं जेपी हॉस्पिटल ले गया। जेपी हॉस्पिटल में जैसे ही वहां गए उन्होंने देखा, उसके बाद 15 मिनट खड़े रखे, बोले डॉक्टर आएंगे। एक डॉक्टर आए, देखे, बोले अच्छा इमरजेंसी में ले चलो। फिर इमरजेंसी में ले गए तो दूसरे डॉक्टर ने बोले नहीं, हमारा प्रोटोकॉल है, अगर ये सिम्टम्स लग रहा है कोरोना का, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिम्स लेके जाना पड़ेगा या शारदा हॉस्पिटल। मतलब आप नोएडा के रहने वाले हैं आलम? मैं सेक्टर 93 में रहता हूं और जेपी हॉस्पिटल सबसे नियरेस्ट था और कोविड के लिए ये हो रहा था कि जेपी में आप जा सकते हैं, लेकिन वहां मुझे कोई सहायता नहीं मिली। आखिरकार फिर मैं गाड़ी उठाया, मम्मी को लिया और बेसुध हो रही थी, लेके गया जेम्स जो गवर्नमेंट का। वहां पे काफी सारी भीड़ लगी हुई थी। मैं गया, बैठा, कम से कम आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया तो जो चेक करने वाली मशीन है, हाथ जो पल्स चेक करते हैं, वो मशीन काम नहीं कर रही है। हमने कहा दूसरी लाओ, बोले आज सुबह लाए। इन फैक्ट कुछ देर बाद कहते हैं कि अगर इनको हम टेस्ट भी करेंगे तो बेड नहीं है हमारे पास। हम कहे भैया फिर टेस्ट क्यों कर रहे हो? तो बोले हम टेस्ट करें, बेड नहीं है, बेड के लिए आपको हम कहीं भी रख सकते हैं, वैसे क्वारंटाइन जहाँ कोई देख रेख नहीं होगा। मैंने कहा इनकी सांस टूटी जा रही है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। बोले हमारे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर वहां से परेशान, इधर उधर फोन लगाया, कुछ लोगों से मदद मांगी, नेताजी या जो भी, कोई मदद नहीं हुई। मैं 1 घंटा वहां फिर बिताया, फिर वहां से शारदा हॉस्पिटल गया। शारदा हॉस्पिटल गया तो बोले कि हम आपको बेड नहीं दे सकते, ये बगल बेड में देखिए यहाँ के डॉक्टर की माँ पड़ी है, इनके लिए बेड नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से दे दूं? हमने हाथ गोर जोड़े कि भैया हमारी मम्मी का सांस एकदम अब आंख बंद हो गई है, आप वेंटिलेटर पे या न रखो तो ऑक्सीजन दे दो, 2 घंटे के लिए प्लीज रख लो इमरजेंसी में। हाथ पैर जोड़ने के बाद उसने बोला ठीक है यहाँ रख लेते हैं। 2 घंटे तक किए, उनको थोड़ा सा होश आई, उसके बाद वो वहां पे फिर हमने कोविड टेस्ट करवाया। वो मान गए कि हम कोविड टेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप घर जाओ, घर में क्वारंटीन करो। लेकिन लाने के बाद भी पूरी रात में कैलाश हॉस्पिटल जितना जेपी का था बात करता रहा, कहीं बेड की सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो ये हालत है। और मैं यहाँ पर 1 मिनट आलम, मैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं घुसना चाहता हूं। ये पूरे भारत की तस्वीर है। मैं इलाके के हिसाब से सवाल पूछने लगा हूं, मैं वो हल्की राजनीति कतई नहीं करूंगा। पर यह हकीकत है, 2.5 महीने कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ताल ठोक रहे हैं, इतनी पीपीई बना दी, इतने हमने मास्क बना दिए, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। यह कड़वी हकीकत है। देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। पहला तो यह है कि प्राइवेट चिकित्सालयों में तो इस बात की भी पूरी मानसिकता भी दिख रही है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा, तो वो तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।
परंतु यह भी है कि जो अन्य हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जैसे अभी आपके जो कॉलर बोल रहे थे, शारदा हॉस्पिटल नोएडा में कोविड के ही पेशेंट के लिए किया गया, जी कोविड के ही मरीजों के लिए किया गया है। तो जो अन्य अस्पताल है वहां दो प्रकार की समस्याएं, एक तो यह है बेड की उपलब्धता, दूसरा जितने बेड केवल कोरोना के पेशेंट के लिए रखे गए वो केवल उतना ही देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरा सेक्शन बना रखा होगा जहां पर कि वो दूसरे मरीज को ही रखना चाहते हैं, कोविड के मरीज को नहीं रखना चाहते। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जब 2.5 महीने की व्यवस्था के बाद आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में यह कमी, और अभी आपने बोला संदीप जी इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता, ये व्यवस्था का सवाल पूछ रहा हूं मैं। तो आप कल्पना करिए कि जो लोग कहते हैं कि लॉकडाउन से पहले 1 हफ्ते के लिए खोल दिया गया होता, तब कितने अस्पताल, कितनी तैयारी, कितने मास्क, कितने सैनिटाइजर, कितने पीपी किट और कितनी जागरूकता थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी कभी ये सारे निर्णय जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह पर लिए जाना चाहिए, ना कि किसी नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मेरे पास यहां पर आंकड़े सामने पड़े हुए हैं कि दिल्ली में 4,606 बेड्स अवेलेबल हैं, भरे नहीं हुए वो। मुंबई में अभी भी 3,289 बिस्तर हैं, लेकिन आम आदमी जा रहा है ना, राघव चड्ढा और सुधांशु त्रिवेदी, तो सीधा मना कर दिया जाता है पहली निगाह में तो कि नहीं जी बिस्तर ही नहीं है, कहीं और देख लीजिए। और इसमें क्या होता है, आम आदमी की जान जा रही है। धर्मेश हैं, इनकी रिश्तेदार, इनकी भाभी के साथ क्या हुआ, वो भी हमसे जुड़ गए हैं, वो अपना दर्द साझा करना चाह रहे हैं। धर्मेश, क्या हुआ था आपके साथ, आपकी भाभी के साथ? सर मैं बता रहा हूँ, मैं करोलबाग क्षेत्र का निवासी हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे फैमिली के साथ एक ट्रेजेडी हो गई सर, ड्यू टू कोविड-19 मिस हैपनिंग होगी मेरी भाभी जी की सर, जिसके पर्पज से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर हम 3 तारीख को सुबह मॉर्निंग में उनकी डेथ हुई है, बट लेकिन क्या किया हमने, इतने एफर्ट्स किए सर, इतना कोशिश करी कि किसी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिशन मिल जाए, बट लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। क्या कहते थे? हर हॉस्पिटल ने ये कहा। नहीं धर्मेश, हॉस्पिटल्स क्या कहते थे? सरकारी हॉस्पिटल भी गए, प्राइवेट हॉस्पिटल गए, क्या कह रहे थे वो ये कह रहे थे अगर आप कोविड का पेशेंट है, आपके पास रिपोर्ट है पॉजिटिव तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। आप ये बताइए अगर किसी को कोई और परेशानी है वो पेशेंट कहाँ जाएगा? मैं गंगाराम हॉस्पिटल गए, हम फिर DLK हॉस्पिटल गए, फिर हम RML हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उनके गार्ड से हमारी झड़प भी हुई सर, और वहाँ पे गार्ड नहीं थे, इवन वहाँ पे सर वहाँ पे बॉडी गार्ड थे, जो नाइट क्लब में बाउंसर्स होते हैं बड़े बड़े सर, वो वहाँ खड़े हुए थे, जिनसे हमारी काफी बहस भी हुई है। वो पेशेंट हमारा ब्रीथिंग कर रहा था बहुत तेज, और वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के सर, बट हमने एम्बुलेंस के थ्रू उसको ऑक्सीजन दे रखा था। बट फिर भी सर सफदरजंग जाके हमने फाइनली वहाँ पे एडमिट कार्ड बना भी, हम लेके गए वार्ड नंबर नीचे 1 पे, वहाँ पे कोई सीट नहीं थी। ऊपर जाके गए, वहाँ पे 8th फ्लोर पे कोई नहीं देख रहा था, बस उन्होंने वहाँ पे खड़े करके पर्चा लिया, और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया सर, कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया 1 घंटे तक। जो हमारा सिलेंडर था, वो हमारा सिलेंडर ऑक्सीजन का खत्म हो गया है, जिस वजह से ही उनकी शायद मिस हैपनिंग हो गई, उनकी डेथ हो गई सर। तो ये देखिए धर्मेश, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, मैं आपकी पीड़ा बिल्कुल समझ सकता हूँ। राघव चड्ढा, अब देखिए चक्कर काट रहा है, घनचक्कर मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, आदमी घनचक्कर बन रहा है, बिस्तर हैं पर बिस्तर मिल नहीं रहे, और किसी का सांस टूट रहा है, दम टूट रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, उसे लेकर भी 3 जून के ICMR के दिशा निर्देश, कल मैंने दर्शकों को बताया था, आप लैब्स को बंद करा देते हैं कि आपने टेस्ट कैसे कर लिया। अरे किसी को दिल का दौरा पड़ा है, अगर वो उसका टेस्ट ना किया जाए, कोरोना पॉजिटिव अगर वो पाया जाता है, उसका रिस्क 20% हो जाता है। नॉर्मल आदमी का अगर एंजियोप्लास्टी या कोई भी इंटरवेंशन होती है दिल का दौरा पड़ने के बाद, उसका रिस्क 1% होता है। एक तरफ आप टेस्ट बंद करा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर हम मुहैया करा रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्यों राघव? 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो जो आपने टेस्टिंग पे सवाल उठाया, मैं आपके समक्ष बात रखना चाहूंगा कि पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा जांच किसी राज्य में हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। 12,000 प्रति मिलियन का आंकड़ा है दिल्ली की जांच का। आज भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया,
5300 सैंपल यानी कि 5300 सैंपल्स की जांच आज की तारीख में चल रही है। ये कहना कि जांच नहीं हो रही है, ये गलत नहीं, है। जांच के ही आंकड़े बता, तो बिस्तर क्यों नहीं मिल पा रहे? धर्मेश की भाभी की का दम कैसे टूट गया? मुझे मोतीराम गोयल जो नंद नगरी के निवासी हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि मुझे बिस्तर दे दो। ऑर्डर जब तक आया तब तक दम टूट गया था। तो ये क्यों हो रहा है, ये समझा दीजिए मुझे राघव। आप अभी और 3-4 सवाल जो कर रहे हैं कर लीजिए, फिर मुझे रोकिएगा नहीं, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, सवाल का जवाब दीजिए। परेशान नहीं हो रहा, मैं तो आपको मौका और दे रहा हूं, और सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं इत्मीनान से जवाब देना चाहूंगा। हाँ, अगर कोई और सवाल आम आदमी इत्मीनान में नहीं है, आप इत्मीनान से दीजिए जवाब। सवाल में सीधा पूछ रहा ना। अब आप जनता जवाब भी तो जानना चाहती है, जनता खाली आपके सवाल तो नहीं जानना चाहती, जवाब भी चाहती है। अब जवाब देने दीजिए हमें। हाँ, बोलिए। जहां देश की औसत एवरेज जांच की 2500 प्रति मिलियन है, वहां दिल्ली में 12000 प्रति मिलियन है। आईसीएमआर की एक गाइडलाइन आई जिसने कहा कि ये 9 बिंदु जो हम जारी कर रहे हैं, इन 9 बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। हमने वो कॉपी करके पेस्ट करके एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जो आईसीएमआर कह रहा है उन्हीं 9 बिंदुओं पे जांच हो। कोई हमने तो नहीं बनाई ये गाइडलाइन, आईसीएमआर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी, हमने ये गुस्ताखी कर दी कि हमने अपने राज्य में लागू कर दी। यदि कोई मनमाने ढंग से पैसे वसूलेगा, जनता को परेशान करेगा, उसका लाइसेंस तो कैंसिल होगा। 42 लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स, जहां पर दिल्ली में जांच होता है। 17 कोविड सेंटर हैं जहां पर जांच होता है। उसके अतिरिक्त कम से कम नहीं तो कम से कम 2 दर्जन अस्पताल ऐसे हैं जिनके फ्लू क्लिनिक पर जांच होता है। धर्मेश की भाभी को बेड नहीं मिला, आ रहा उस पर मोतीराम गोयल को बिस्तर नहीं मिला, हाईकोर्ट ने हाँ भी कर दी, दम तोड़ दिया। फिर वही बात। हाँ। अब मैं जांच पे पहले बोल दूं, फिर बिस्तर पे आऊंगा, बिस्तर पे भी आपको मैं ज्ञान देकर जाऊंगा पूरा। ये जो 42 लैब्स की मैं बात कर रहा हूं, करवा दीजिए। जो 42 लैब्स की मैं बात कर रहा हूं, इन 42 लैब्स में से 6 लैब्स को नोटिस देकर बंद कर दिया क्योंकि वो लोग बदमाशी कर रहे थे। आज भी 36 लैब और 17 कोविड सेंटर और 2 दर्जन अस्पताल हैं जहां जांच हो रही है। ये अब हो गया जांच का विषय। तो ये जो बरगलाने की कोशिश विपक्षी कर रहे हैं वो ना करें। अब आ जाते हैं बिस्तर वाली स्थिति पर। हाँ, बिस्तर वाली स्थिति पर 4500 बेड खाली, ऑक्सीजन बेड दिल्ली में होने के बावजूद भी कहीं कहीं समस्या आई है। उसी के चलते आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार हरकत में आई, एक अस्पताल के खिलाफ एफआईआर कराई, एक अस्पताल के मालिक को बुलाकर बताया जा रहा है कि ये गलती करोगे तो अस्पताल बंद कर देंगे। यह अस्पताल दिल्ली सरकार चलाएगी, फिर बदमाशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एक प्रयास किया गया है, उस प्रयास में छोटी मोटी चूक हुई है, उस प्रयास को हम दुरुस्त कर रहे हैं। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। 1 मिनट राघव चड्ढा। अब के अग्रवाल स्क्रीन पर के अग्रवाल, ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब ये साझा लड़ाई, अलग अलग राज्य लड़ेंगे। आईसीएमआर की ये क्या गाइडलाइंस थी, मेरी समझ से परे हैं। कल मैंने दिल का दौरा पड़ने का तो उदाहरण दे दिया। कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी करनी है, उसका तो कोविड टेस्ट करेंगे ना, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या ना हो, उसका तो होगा ना। अगर उसको खुदा ना खास्ता वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, आपने कीमोथेरेपी कर दी, वो तो मर जाएगा इलाज होने के बजाय। यहां सरकार कह रही है, आईसीएमआर कह रहा है कि नहीं, एसिम्प्टोमेटिक लोगों की आप जांच मत कीजिए, तो इलाज कैसे होगा? यह कंफ्यूजन क्यों डॉक्टर साहब? लेट मी आंसर, क्योंकि मुझे 7:30 बजे निकलना है, तो मैं एक ही बारी में सारा बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि यहाँ पे सुदेंशु त्रिवेदी जी भी हैं, अभय दुबे जी भी हैं और राघव चड्ढा जी भी हैं। 3 पार्टियां यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में ये रूल कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि ये तीनों एक आधा घंटे का सेशन मेरे जैसे किसी आदमी के साथ करें, so that we can come back to a symbiosis for the betterment of the society. मैं राघव चड्ढा को कंग्रेचुलेट भी कर रहा हूं कि कल शाम को इन्होंने कहा कि वो सारी लेबोरेटरीज जिनको हमने शो कास्ट नोटिस दिया है, अगर उनका एक्सप्लेनेशन सही होगा तो हम उनका जो सस्पेंशन लेटर है वो वापस ले लेंगे, उनको वार्निंग देंगे या उनके साथ में बातचीत करेंगे। सो आई कंग्रेचुलेट। लेकिन 2 चीजों मेरे को आश्चर्य कर रही हैं। एक सवाल मेरा मोदी जी का है कि उन्होंने अभी तक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगा के सारी स्टेट्स में यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं लगाई, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। दूसरा, मुझे एक सवाल राघव चड्ढा से भी है कि जब डिसीज एपिडेमिक एक्ट एप्लीकेबल है तो वाई कांट अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, वाई कांट द आप गवर्नमेंट, सिमिलरली द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, why can't you freeze the prices in a private sector? You have full powers under the Disease Epidemic Act.
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में अंडर द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यू कैन फ्रीज द प्राइस। जब आपने एक टेस्ट का प्राइस 4,500 रुपए फ्रीज किया है तो आप कर सकते हो कि कोविड हॉस्पिटल में कहीं पर भी कोई कोविड का पेशेंट जाएगा, वेंटिलेटर के साथ में ये पैकेज है, बिना वेंटिलेटर के साथ में ये पैकेज है, और उसके बाद में अगर कोई फॉलो नहीं करता आप कोई भी उसके अंदर में कानूनन एक्शन लो। जब हम एक कोविड सिचुएशन में जी रहे हैं, व्हेन वी आर लिविंग इन ए सिचुएशन जहां पे कैटास्ट्रॉफी है, जहां पे दिल्ली डजंट मैटर, दिल्ली है, पंजाब है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, जहां मैटर करता है मेरा इंडिया। पेंडेमिक है, ये लोकल आउटब्रेक नहीं है, बिल्कुल ये राजस्थान का कोटा का इंसिडेंस नहीं है, ये यूपी का मुजफ्फरपुर का इंसिडेंस नहीं है, ये मेरे भारत का मामला है। इसके अंदर में व्हाई कांट ऑल द स्टेट्स फिक्स ए प्राइस? इंश्योरेंस कंपनी का एक प्राइस फिक्स हो जाए, भाई वेंटिलेटर में पर डे इतना खर्चा है या टोटल पैकेज इतना है, पर डे का इतना रूम है। मेरे को पता है कि दिल्ली सरकार हॉस्पिटल्स के साथ में नेगोशिएट कर रही है कि आप होटल के अंदर में रख लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेप है। अब प्राइस फिक्स कर दीजिए होटल में, कितना पैसा होटल को मिलेगा। आपने दो अहम बातें कही, एक मिनट डॉक्टर के अग्रवाल, दो अहम बातें कही। सिर्फ मैं राघव जी को एक सेकंड मुझे जाना है, मैं हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। मुझे जाना है तो मुझे 2 दिन और लीजिए। सुधांशु जी, मैं राघव चड्ढा जी के लिए मैं एक चीज और बोल रहा हूं कि सिर्फ 7 चीजें मेरे को चाहिए कोविड फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए। मेरे को एक कमरा चाहिए, मुझे उसमें एसी नहीं चाहिए, उसमें अगर एयर प्यूरिफायर हो जो 10 एक्सचेंजेस पर आवर करता हो, उसमें एक 5 लीटर वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, जिसमें छोटा सा ऑक्सीजन मीटर हो, जिसमें एक लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन और एक रेमडेसिविर की दवाई हो कि अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो मैं दवाई दे सकूं, एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर हो और साथ में पीपीई किट हो। मेरा पूरा आईसीयू बन गया। वेंटिलेटर की जरूरत 100 में से 2 को पड़ती है। मैं घर में, नर्सिंग होम में, बहुत अहम बात कही है। एक मिनट, अजय आलोक और राघव चड्ढा स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल। अजय आलोक, देखिए 7 पैरामीटर्स कैसे आईसीयू बन सकता है ये तो बता दिया, पर 2 अहम बातें। राघव, मैं आपके पास आऊंगा, पहले अजय आलोक से। खुद भी डॉक्टर हैं, प्रवक्ता होने के अलावा, राजनेता होने के अलावा, एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं हो सकती? ये बिल्कुल अहम बात है, अहम सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल। ये राज्यों पर जिम्मेदारी डालना, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अरे फिर तो लॉ एंड ऑर्डर इज ऑल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट। ये अभी खेल, हमारी एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं है? अखिल भारतीय स्तर पर कोरोना के खिलाफ एक नीति क्यों नहीं है? अलग अलग आवाजों में क्यों बोल रहे हैं हम? नहीं संदीप, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब जब हम देख रहे हैं कि देश में पिछले 8 दिनों से ट्रेंड बिल्कुल अपगोइंग ट्रेंड जा रहा है, 9,000 10,000 मामले के लगभग रोज आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अनलॉक 1 में जैसे हमने शुरू किया था तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल कहा था कि हम हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल समय है कि एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। और जैसा कि बिल्कुल डॉक्टर के अग्रवाल ने सही कहा कि नेशनल एपिडेमियोलॉजी एक्ट लगा हुआ है, तो अब समय आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर हम पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए, तो उसके खर्चे की भी सीमा हम तय कर दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और उसके बाद किसी को मना करने का अधिकार ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब तक इस देश में, भारत में, जब तक हम प्राइवेट सेक्टर्स को पूरी तरह से नहीं लेंगे इस कोरोना महामारी से लड़ाई के खिलाफ में, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ये माननी पड़ेगी। अकेले सरकारी तंत्र के बदौलत ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें गंभीर मरीज और बढ़ेंगे, तो हमें प्राइवेट सेक्टर्स को खोलना पड़ेगा, हर हॉस्पिटल को रैपिड टेस्टिंग किट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, भले वो चाहे हम दूसरे देश से लाएं चाहे कहीं से लाएं। राघव चड्ढा, हमारे ही चैनल पर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने कहा कि देखिए ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, इनके राजनीतिक कनेक्शन भी हैं, ये ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा। पर जो डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे हैं कि अब महामारी का वक्त है, आप डिजास्टर एक्ट, एपिडेमियोलॉजी एक्ट, कोई भी एक्ट लगाकर आप रेट तय क्यों नहीं किए जा सकते? ये तो किया जा सकता है ना, डंडा चलाया जा सकता है, आपातकाल है, ये डंडा भी चलाया जा सकता है, किसी से घबराने की जरूरत है क्या किसी को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा सुझाव है। और मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जो होटल्स दिल्ली सरकार ले रही है, अस्पतालों को सौंप रही है कि इस होटल को भी आप एक अस्पताल में तब्दील करिए, जहां पर भी कोविड केयर सेंटर्स बनाइए, उन अस्पतालों के अंदर रेट फिक्स कर दिया गया है
कि आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई अस्पताल चार्ज नहीं कर सकता, कोई होटल नहीं चार्ज कर सकता। और उसी श्रृंखला में आपने देखा कि जहां जहां से खबर आई कि कोई अस्पताल ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है बेड्स की, काला बाजारी बेड्स की शुरू हो गई है, 8-8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई भी करी जा रही है। और एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये गुहार लगाई गई है कि नहीं, दिल्ली में जितने अस्पताल राघव, द टाइम हैज कम, एक्सपोज एंड शेम दीज हॉस्पिटल्स आल्सो। इनके नाम के खुलासे होने चाहिए, इनको शर्मसार किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपके साथ हूं इसमें, और 100% करना चाहिए। महामारी का समय है, मुनाफाखोरी का समय नहीं है, यहाँ पर ये तमाशा नहीं चलेगा। बेड भी है पर आपको बेड नहीं मिलेगा। मैं आ रहा हूं, अब माफी चाहूंगा, आज आपको थोड़ा कम वक्त दे पाऊंगा, पर मैं अभी देता हूं आपको वक्त। कुंदन है प्रयागराज से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी समस्या क्या है उनकी बात भी सुन लेते हैं। कुंदन, आपके साथ क्या हुआ? संदीप जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रयागराज से हूँ और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। हाँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ और प्रयागराज में नहीं, कमोबेश पूरे देश में निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी वसूली चल रही है। जैसी सुविधा हुआ, जैसा मरीज मिला, और कोई मरीज इनकेस बहस करना चाहता है तो हो सकता है कि नए स्वास्थ्य अध्यादेश के अनुसार उस मरीज के परिवार पर FIR हो जाए। तो केंद्र सरकार को इसे सख्त कार्रवाई निजी अस्पतालों में करना पड़ेगा, एक गाइडलाइन बनाकर। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, मैंने आपकी बात सुनी। अनिल हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ जो मरीज हैं वो अभी भी एक अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं। अनिल, क्या हुआ है? कब से आप बाहर बैठे हैं? अस्पताल के अपोलो के बाहर बैठे हैं, जो मुझे जानकारी मिली। अनिल, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ अनिल, आप कहाँ बैठे हैं? मरीज को क्या हुआ है? देखिए, मेरे जो है जीजा जी जो है ना, हाँ, केबिन के बाहर बैठे हुए हैं। ओहो। और उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। कहाँ बैठे हैं आप अनिल? अपोलो हॉस्पिटल में, पोटा केबिन के बाहर। और वहां पर भर्ती नहीं किया जा रहा है? वहां पे जो है डॉक्टर जो है यूसुफ बैठे हैं, वो कह रहे हैं अभी बेड कोई खाली नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ कैसे दे दें। और ऑक्सीजन भी नहीं लगी अब तक उनको। मैंने मास्क वगैरह सब कुछ लाके दे दिया उनको। अनिल, वहां पर डटे रहिए। और यहाँ पर दिल्ली सरकार के विधायक, ये पार्टी के और नेता बड़ा बैठ के चेहरा बात कर रहे है, हैं, जिम्मेदार चेहरा है राघव चड्ढा। देखिए, अपोलो में भर्ती नहीं हो रहा है, ये लाइव चल रहा है कार्यक्रम। ये अनिल की मदद कीजिए। मैं न्यूज 24 की तरफ से गुहार लगा रहा हूं आपको। कृपया करके अनिल जी का फोन नंबर मुझे, संदीप जी आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कृपया करके, मैं अभी 1 मिनट में व्हाट्सएप कर रहा हूं। विकास, व्हाट्सएप कीजिए राघव चड्ढा को अनिल कुमार का नंबर। अनिल, अभी मदद करवा रहे हैं हम आपकी, अभी करवा रहे हैं। दिल्ली सरकार के जिम्मेदार चेहरा हमारे साथ बैठे हैं। मेरा नंबर लिखिए, मैं देता हूं। मैं अभी ले रहा हूं अनिल, मेरे सहयोगी आपसे नंबर ले रहे हैं, अभी मदद करवा रहे हैं हम आपकी। बिल्कुल। पर देखिए, अब है, मतलब ये हकीकत है। आप देख रहे हैं, हमने लाइन खोली और इतने फोन आ रहे हैं, मैं सबके फोन ले भी नहीं रहा हूं। ये हकीकत है। जून और जुलाई में इसका स्पाइक आने वाला है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। एम्स के डायरेक्टर को हमने सुना, उन्होंने कहा है। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की है और नीति आयोग ने बताया है कि जून और जुलाई में इसका पीक आने वाला है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो तमिलनाडु सरकार ने यह प्रबंध कर दिया है कि उसने कोविड के पेशेंट्स की सारे हॉस्पिटल्स में एक कैप लगा दिया है। और जो क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है, उसके तहत सारे राज्य कर सकते हैं। केंद्र सरकार भी पैंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये कर सकता है। एक षड्यंत्र और होने लगा है, लगभग सारे राज्य अब अपनी टेस्टिंग कम कर रहे हैं। ये राघव चड्ढा यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए। इन्होंने 5 जून को 5187 टेस्ट किए हैं, जो 9584 थे 10 मई को। ये सारे राज्य ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये भय लगने लगा है कि बदनामी होगी और बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो दूसरे गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं
कि सारे हॉस्पिटल्स को राज्य सरकारें एक्वायर करें। राघव की आवाज ठीक कीजिए। वार्ड अलग से बनाए, डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी वार्ड बनाए। ये बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है संदीप जी। ठीक है, मैं बात समझ गया, मैं पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। देखिए, राघव चड्ढा कह रहे हैं आईसीएमआर की गाइडलाइन आ रही है। एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी राघव चड्ढा गाइडलाइन नहीं बनाता है, आईसीएमआर गाइडलाइन बनाता है जांच की। बिल्कुल ठीक बात है। सुधांशु त्रिवेदी स्क्रीन पर। सुधांशु त्रिवेदी, मतलब बात समझ में आ रही है। ये अलग अलग जगह से जो ये कॉल्स आ रहे हैं, ये कोई हमने बाइट नहीं ली है कि उसमें सुविधा अनुसार पीछे का पोर्शन, आगे का पोर्शन काट दिया, बस जो बहुत ज्यादा सनसनीखेज हो उसे ही दिखा दिया। ये लोग स्वतः फोन कर रहे हैं और इतने फोन आ रहे हैं सुधांशु, फोन लाइंस हमारी जैम हो गई हैं, हम बहुत ही कम फोन्स ले पा रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं, ये हकीकत है। इस पर हमें गौर करना होगा। जो के अग्रवाल कह रहे हैं, एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं हो सकती, कैपिंग ऑफ प्राइसेस क्यों नहीं हो सकता, जो भर्ती होना चाहता है वो भर्ती क्यों ना हो, जिसका टेस्ट होना चाहता है टेस्ट क्यों ना हो। संदीप जी, आपने एक सही बात कही। आपकी बात का उत्तर अभी आपके डिबेट में ही है। अभी अभय दुबे जी ने कितने ऊंचे स्वर में बोला जैसे विपक्ष में ही है। अरे भाई, आधा दर्जन राज्यों में आप सत्ता में हैं, जो कुछ आप यहां बोल रहे हैं आपने करके दिखाना चाहिए था। और हम लोगों ने जब नेशनल पैंडेमिक एक्ट लगाया था, याद करिए, इस देश में जगह जगह स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों पे हमले हुए और इस सीमा तक हमले हुए और फिर उनका राजनीतिक एंगल निकाला गया कि अध्यादेश लाना पड़ा उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो समस्या यहां पर है, यदि एक बार हम ईमानदारी से खड़े हो जाएं, राजनीतिक विरोध भूलकर कि इस समय पहले इस महामारी से लड़ना है, जैसे इजराइल में हो रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक है, जैसा कि इटली में हो रहा है, जहां से तो उनको और अधिक इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे विचार से बेहतर समाधान निकल सकता है। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप का यह समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, सबको साझा लड़ाई है। और देखिए, अस्पतालों की मनमानी तो नहीं होनी चाहिए और सरकार को डंडा बिल्कुल चलाना चाहिए। जिसे भर्ती होने की जरूरत है उसका तमाम इलाज, उसका तुरंत इलाज हो, वो फौरन भर्ती किया जाए। और इस बात पर हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार जहां जहां खामियां हैं, जिसकी खामियां हैं, उन्हें उजागर करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।